हेलो, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट विद इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स का नाम दिया गया है। लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको बता दूं यूरोपियन यूनियन के बारे में। ये जो पीले पीले एरिया में आप देख रहे हैं, ये सारी कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसमें देखो, कुछ एरिया होता है जिसको शेंगन एरिया के नाम से जानते हैं। शेंगन एरिया, इसमें वो कंट्रीज़ आती हैं जिनमें विदाउट पासपोर्ट एंट्री आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, नॉर्वे हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। बट ये शेंगन मेंबर्स ओनली, मतलब केवल केवल शेंगन एरिया का पार्ट है। मतलब कि ये यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में बिना पासपोर्ट के एंटर कर सकती हैं। ऑलराइट, ये जो पीली स्टेट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन एंड शेंगन एरिया दोनों का पार्ट है। इसमें ये आइसलैंड भी है, शेंगन एरिया का पार्ट है, बट यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। तो आप इन तीन कंट्रियों के नाम याद रखिए: आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। ऑलराइट, ये तीनों कंट्री यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, बट दे आर पार्ट ऑफ शेंगन एरिया। यूरोपियन यूनियन मेंबर्स ओनली। आयरलैंड की बात कर लेते हैं, केवल और केवल सदर्न आयरलैंड। ऑलराइट, आप सिप्रस की बात कर लो। ये दो कंट्री ऐसी हैं, आयरलैंड, सिप्रस, ये यूरोपियन यूनियन के ही मेंबर हैं सिर्फ, ये शेंगन एरिया के मेंबर नहीं है। मतलब सिप्रस का अगर कोई आदमी यूरोपियन यूनियन की कंट्री में जा रहा है तो ये बिना पासपोर्ट के एंट्री नहीं कर सकता है। ऐसे ही सेम आयरलैंड का जो बंदा है वो यूरोपियन यूनियन में बिना पासपोर्ट के एंट्री नहीं कर सकता है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो ये जो पीला पीला जो एरिया है, और ये आयरलैंड भी इसमें आ जाएगा, प्लस ये सारा रीजन है सिप्रस को मिला के, ये आपका क्या है, ये वन यूरोपियन यूनियन मार्केट को फॉर्म करता है। ये लोग मिलकर सामान बाहर से परचेज करते हैं, ये लोग मिलकर के बाहर सामान भेजते हैं। ये सेम लॉज से गवर्न होते हैं। वो लॉज कौन बनाता है? यूरोपियन काउंसिल बनाती है। और इन लॉज को बना इम्प्लीमेंट कौन करता है? यूरोपियन कमीशन। ऑलराइट, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इसी यूरोपियन यूनियन के साथ हमने ट्रेड डील साइन की है। इसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि $22 ट्रिलियन तो यूरोप की इकोनॉमी मिला दो, $4.5 ट्रिलियन लगभग हमारी इकोनॉमी मिला दो, तो लगभग लगभग 26 से 27 ट्रिलियन की ये जो इकोनॉमी सेट होती है, ये 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी बनाती है। तो मतलब 1/4 ऑफ ग्लोबल जीडीपी ये दोनों ब्लॉक हैं, ये बनाते हैं। और इन्होंने ट्रेड डील साइन करी है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। इन कंपासेस 1/3 ऑफ ग्लोबल ट्रेड। ये जो 1/4 ऑफ जीडीपी है, ये दुनिया का 1/3 ट्रेड करते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ मिल करके। ऑलराइट, प्लस $75 बिलियन के एक्सपोर्ट्स का पोटेंशियल तुरंत ओपन हो जाता है। ब्रिंग्स टुगेदर सेकंड एंड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगर यूएसए फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में कौन आ जाएगा? आपका यूरोपियन यूनियन एक साथ। उसके बाद थर्ड में ऑब्वियसली चाइना आएगा, और उसके बाद फोर्थ में इंडिया आ जाएगा। इसमें जर्मनी को नहीं रखा है, क्योंकि जर्मनी अभी एक आध साल में पीछे ही हो जाने वाला है ऑलरेडी। नहीं समझे? तो सेकंड एंड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमीज एक साथ आ जाती हैं यहाँ पर। अबॉलिशिस्ट टैरिफ्स ऑन 9425 लाइन्स, मतलब 9425, 9425 तरह की टैरिफ मान लीजिए, या लाइंस के थ्रू हमारे प्रोडक्ट्स पे टैरिफ्स लगे हुए थे, उनको अबॉलिश कर दिया गया है। नहीं समझे? और किन किन एरियाज़ में हमको बेनिफिट होने वाला है? मराइन प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक और रबड़ की चीज़ें, लेदर, फुटवेयर, हैंडीक्राफ्ट्स, कपड़े, अपैरल, क्लोथिंग्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, हीरे जवाहरात, बेस मेटल्स, रेलवे, एयरक्राफ्ट, बोट, शिप, फर्नीचर। ठीक है, प्लस मिसलेनियस कंज्यूमर गुड्स, टॉयज़ एंड खेलकूद का सामान, ऑटोमोबाइल्स एंड स्टील। इन सारी चीज़ों में हमको फ़ायदा होगा, और मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है इससे। आई होप इट इज़ रिकॉर्डिंग, लेट मी चेक विद माई माइक इज कनेक्ट। यस इट इज़। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखो, मैंने आपको ये बता दिया 9425, ये फिगर आप याद रखिएगा, स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। ऑलराइट, प्लस 99% जो हमारे गुड्स हैं बाई वैल्यू, वो ड्यूटी फ्री एंट्री अब उनको यूरोप में मिल जाने वाली है। हमारे जितने भी एक्सपोर्ट इंजन, मतलब जो 6.4 लाख करोड़ के $75 बिलियन के जो एक्सपोर्ट हैं, रेडी टू टेक ऑफ रखे हुए हैं। बस इनको उठा के ले जाना है, यूरोप की मार्केट में पटक देना है। हालांकि ये अभी नहीं हो पाएगा, एक साल बाद एक्टिव होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी केवल और केवल ट्रेड डील साइन की गई है, अभी इसमें लीगल प्रोसीजर्स भी होने, उनको पूरा होने में लगभग लगभग एक साल लग जाएगा। इसको रेटिफाई भी करना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमको और सबसे बड़ा फायदा क्या होगा। डायरेक्ट पाइपलाइन टू हाई वैल्यू यूरोपियन कंज्यूमर्स, ये बहुत बड़ी लाइन है। इसमें क्या होता है कि देखो, यूरोपियन यूनियन में अमीर अमीर लोग रहते हैं, है ना। अगर हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील साइन करते हैं तो हमारा सामान वहाँ कौन खरीदता है? हम मर्सिडीज़, अगर अपना मर्सिडीज़ हमारी कंपनी नहीं है, लेकिन कोई भी एक कार हम अपनी बेचना चाहेंगे पाकिस्तान में, तो कोई नहीं खरीदेगा उसको, गरीब लोग हैं। नहीं समझे? लेकिन यूरोप में अगर हम बेचना चाहते हैं, दे आर रिच पीपल, दे पे गुड मनी, है ना। अच्छा प्रोडक्ट दोगे तो वो अच्छा पैसा देकर उसको परचेज करेंगे। तो जो हाई वैल्यू यूरोपियन कंज्यूमर्स हैं, उनको हमारे प्रोडक्ट्स का मार्केट, मतलब हमारे प्रोडक्ट्स का डेस्टिनेशन मिल जाएगा, है ना। दे विल वर्क एज मार्केट फॉर आवर प्रोडक्ट। तो अच्छा पैसा देके हम अपना माल बेच सकते हैं। राइट, प्लस मेसिव स्केलिंग ऑफ एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स।
मतलब मैन्युफैक्चरर्स हो, एमएसएमई है, चूंकि हम एक्सपोर्ट करेंगे, अब जीरो एक्सपोर्ट पे हमको ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो आप, मान लो एक पेन बना के बेच रहे हो, अगर पाकिस्तान में भेज रहे हो मान लो 5 रुपये मिल रहे हैं, यूरोप में उसको 1 पाउंड मिल जाएगा आपको सपोज, तो 1 पाउंड का मतलब 100 रुपये मिल रहे हैं, तो आप 100 रुपये कमाना चाहोगे, 5 रुपये कमाना चाहोगे? तो जाहिर सी बात है, इंडिया के जितने भी अमीर अमीर लोग हैं वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेंगे, एमएसएमई की स्केलिंग अप करेंगे, और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना के जल्दी से जल्दी यूरोप में भेजना पसंद करेंगे। ऑलराइट, तो ये फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूरोपियन यूनियन की और इंडिया की ट्रेड ओवर द ईयर्स क्या रही है। 2016-17 की अगर हम बात करें तो हम लोग सिमिलर इंपोर्ट भी करते थे, एक्सपोर्ट भी करते थे, सेम था, ये इंपोर्ट का है, ये एक्सपोर्ट का है। फिर अगर हम देखें 2017-18 में हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ा है, इंपोर्ट थोड़ा कम हुआ है, लेकिन 2018 में 19 में उल्टा हो गया। तो अगर हम देखें 2021-22 से लेके हमारा जो है उल्टा सिस्टम हो गया है, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लगे हैं, इंपोर्ट कम करने लगे हैं, तो हमारा जो ट्रेड है ना, ट्रेड सरप्लस रहने लगा है यूरोपियन यूनियन के साथ में। ऑलराइट, आप देखोगे 2022-23 में भी हमारा ट्रेड सरप्लस रहा, 2023-24 में भी हमारा ट्रेड सरप्लस रहा है। ऑलराइट, तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो इंडिया के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल ट्रेड है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन ट्रेड सरप्लस विद दीज कंट्रीज, है ना। और भी अगर अपना सामान भेजेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हो जाएगा। फिर बात आती है कि रशिया का जो मुद्दा था उस पर क्या बातचीत हुई। अगर आप रशिया के मुद्दे को अगर देखना चाहते हैं तो ये देखिए, जैसे ही 2022 में अटैक हुआ है, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, तो उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने तो अपना ट्रेड ड्रास्टिकली रिड्यूस किया, लेकिन कितना रिड्यूस कर लिया इन्होंने? फिर भी अगर आप देखोगे तो आज के समय में ये $72 बिलियन की ट्रेड पूरा यूरोपियन यूनियन मिलकर किसके साथ कर रहा है? रशिया के साथ कर ही रहा है। इंडिया का $70 बिलियन का ट्रेड है। तो जब यूरोपियन यूनियन वालों ने बोला कि यार रशिया से तुम अपना ऑयल परचेज कर रहे हो, तुम वॉर फंड कर रहे हो, तो इंडिया वालों ने भी बोल दिया कि देखो हम $70 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं, तुम $72 बिलियन का ट्रेड कर रहे हो, तो चुपचाप से एक कोने में बैठ जाओ जाके। तो वो लोग शांत हो गए। तो रशिया का मुद्दा तो इस तरह से हम लोगों ने सुलझा लिया, नहीं समझे? तो इक्वल लगभग ट्रेड है दोनों की रशिया के साथ, सो इट डजेंट मैटर। और दोनों कंट्रीज़ को, दोनों ब्लॉक्स को, इंडिया हो गया, यूरोपियन यूनियन, उनको अपना बेनिफिट देखना है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स को देखते हुए अपना बेनिफिट देखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात कर देते हैं और क्या क्या हमको फ़ायदा होने वाला है। केवल इंडिया का फ़ायदा देखेंगे, मैंने बता दिया 99% जो इंडिया के एक्सपोर्ट हैं, प्रेफरेंशियल एंट्री दी जाएगी, सबसे पहले इंडिया के प्रोडक्ट्स को एंट्री मिलेगी। ऑलराइट, मार्केट एक्सेस 144 सर्विस सब सेक्टर्स में, मतलब सर्विस में जो इंडिया बेटर माना जाता है उसमें हमको 144 सब सेक्टर्स में एंट्री अच्छी मिलेगी। इंटीग्रेट्स इंडिया विद $20 ट्रिलियन मार्केट अक्रॉस 27 यूरोपियन यूनियन नेशंस। मैंने आपको बताया नहीं, यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री आते हैं ओवरऑल। ऑलराइट, तो $20 ट्रिलियन की मार्केट का हमको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। ये $20 ट्रिलियन बटे हुए हैं। इंजीनियरिंग गुड्स, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स की बात करें, $2 ट्रिलियन के ये लोग परचेज करते हैं दुनिया से, तो $2 ट्रिलियन के इंजीनियरिंग गुड्स, मान लो इसमें से हम $50 बिलियन का भी मार्केट कैप्चर कर लेते हैं, इट विल बी अ ह्यूज डील फॉर इंडिया। राइट, हम इसमें सेक्टर बाई सेक्टर इन चीज़ों को चेक करेंगे। राइट, अब डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, हालांकि डेयरी के सेक्टर्स यूरोपियन यूनियन में प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनते हैं, तो इससे हमारे मार्केट को थोड़ा सा नुकसान होगा, क्योंकि हम डेयरी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा परचेज करेंगे वहाँ से। ऑलराइट, सीरियल्स हम ज़्यादा भेजेंगे, पोल्ट्री के हम भी ज़्यादा भेज सकते हैं, सोया मिल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सारा हम उनको भेज सकते हैं। बिग विन फॉर टेक्सटाइल, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, चूँकि इंडिया बांग्लादेश का टेक्सटाइल का बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था, जो जो हमारे अ, बांग्लादेश और पाकिस्तान से संबंध हैं खराब हो चुके हैं, तो टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करने में हमारा यूरोपियन यूनियन बहुत अच्छा डेस्टिनेशन बन सकता है, मार्केट बन सकता है। ऑलराइट, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सारे क्षेत्रों में बहुत फ़ायदा होने वाला है। स्टूडेंट्स की मोबिलिटी, हमारे यूएसए में स्टूडेंट्स बहुत पढ़ने जाते थे, तो उनको वहीं पर जॉब करने के लिए H1B वीज़ा चाहिए हुआ करता था, तो ये यूएसए इसमें आए दिन कभी पैसे बढ़ा देता है, कभी कुछ करता है। तो अब क्या करेंगे अपन लोग, यू में भी हमारे स्टूडेंट्स जाते थे पहले से, और अब हम और ज़्यादा यू में भेजेंगे, तो यूएसए से शिफ्ट करेंगे मोबिलिटी कहाँ पर? यूरोपियन यूनियन में। तो इससे क्या होगा, यूरोपियन यूनियन की जो लेबर डिमांड इंक्रीज हो रही है, दैट विल बी कंपनसेटेड बाय इंडियन स्टूडेंट्स। ऑलराइट, तो इंडिया का डायस्पोरा भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। वुमेन, यूथ, आर्टिशंस, वीवर्स, एमएसएमई, ये बहुत ज़्यादा इसको फायदा होगा। मराइन प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, हीरे जवाहरात, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेज, इनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। स्टेट्स की अगर बात कर लेते थे, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये तो मतलब सारे ही स्टेट्स को गेन होगा। अगर मैं आपको बताऊं, देखो स्टेट्स की बात कर लें तो इस तरह से ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे यूपी की बात करते हैं तो लेदर के बारे में, फर्नीचर, कारपेट्स, है ना, ये किस चीज़ का साइन है, इसको देख लेते हैं अपन लोग, क्या बना है, टीवी से बनी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, और प्लस ये क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो यूपी को ये सारे फायदा होने वाले हैं। असम में आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल में देख सकते हैं, है ना, फिशरी प्रोडक्ट्स, आंध्र प्रदेश में फिशिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑलराइट, और महाराष्ट्र, कर्नाटक में अगर बात करोगे तो मेडिकल, ये देखो ये केमिकल्स हो गए, और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत तगड़ी है महाराष्ट्र और कर्नाटक में, इनको बेनिफिट होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे सारे स्टेट्स को प्रॉपर बेनिफिट होने वाला है ना। एक अग्रीमेंट हुआ है, 27 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ का मार्केट हमको मिल गया है, और जो 6.4 लाख करोड़ यानी $77 बिलियन के हमारे एक्सपोर्ट रेडी हैं, भेजने हैं बस अगले साल। अब इंडिविजुअल सेक्टर वाइज देख लें, टेक्सटाइल, अपैरल, क्लोथिंग की बात करें तो लगभग सारे हमारे कपड़े हैं फ्री में ही जाएंगे वहाँ पे, जीरो ड्यूटी हो गई है सारे क्लोथिंग, अपैरल, इन सारी चीज़ों पर जीरो ड्यूटी। अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या हुआ, देखो $263 बिलियन
$263 बिलियन के तो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज कपड़े खरीद मारते हैं विदेशों से, नहीं समझे। और विदेशों से सबसे ज़्यादा जो चीप लेबर जो अवेलेबल है वो है चाइना में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में। तो अपेरल जो कपड़े हैं इन तीनों कंट्रियों से ज़्यादा जाते थे यूरोपियन यूनियन में। इंडिया का भी सिग्निफिकेंट पोर्शन था, बट ये लोग बहुत कांटे की टक्कर देते थे। अब क्या हो गया है, जीरो ड्यूटी होने की वजह से हमारे जो जो टेक्सटाइल के जो कपड़े वगैरह हैं वो यूरोप में बहुत ही कम सस्ते दामों में जाया करेंगे, तो वहाँ के लोग मेड इन इंडिया कपड़े खरीदा करेंगे। ऑलराइट, वैसे भी मोदी ने बोला था, तो जो मेड इन इंडिया है ये एक ब्रांड होना चाहिए कि लोग कहें कि अच्छा उसमें पीछे देखा, अच्छा मेड इन इंडिया यार अच्छा कपड़ा होगा, इसको हम खरीद लेते हैं। जैसे चाइना की ब्रांड है ना, मेड इन चाइना, तो लोग देखते हैं अरे चाइना का माल है यार, इसको तो फेंकते हैं अपन लोग, खराब हो जाएगा, अरे चाइना का है टूट गया। तो इस तरह की ब्रांड नहीं, हमको अपनी ब्रांड बना देनी है। तो ऐसे ही जब हम इंडिया के कपड़ों की बात करेंगे, मेड इन इंडिया कपड़ों की बात करेंगे, तो वो भी दुनिया इसको खरीदेगी। एरा ऑफ ग्लोबल डोमिनेंस, अगर हम देखो लेदर एंड फुटवियर की बात करते हैं, तो यूरोपियन यूनियन वाले $100 बिलियन के, $100 बिलियन समझ रहे हो आप लोग, 91 रुपये का एक वो है, तो 91 9 लाख करोड़ के तो लगभग ये खरीद मारते हैं लेदर एंड फुटवियर आइटम्स, 9 लाख करोड़ के। तो इसमें से मान लो हम अगर हम 25 से लेकर $30 बिलियन भी कब्जा लेते हैं, तो एक तरह से 30% अगर हमको एक्सेस मिल जाता है हमारे लेदर के उनको कपड़ों को, लेदर के कपड़े, जूते हो गए, बैग्स हो गए, इन सब का मिल जाता है, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। लाइव स्टॉक सेंसस जो हर 5 साल में किया जाता है, इसके हिसाब से देखा जाए तो जो जो लाइव स्टॉक है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा इंडिया में ही पाया जाता है भाई। गाय भैंस ये सारी चीज़ें हो गई, इंडिया में ही सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ओके, तो क्योंकि इनकी डेथ भी होती है नेचुरली भी, और फूड प्रोडक्ट्स के लिए भी इनको मारा जाता है, तो लेदर बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। इसकी वजह से जो जूते की लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं, मैं आपको बताऊं आगरा में है, आगरा को हम माना जाता है, कानपुर को भी लेदर इंडस्ट्री का हम माना जाता है, कोल्हापुरी जूते महाराष्ट्र के जीआई टैग मिला हुआ है, रानीपेट तमिलनाडु का, इन एरियाज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इससे। ऑलराइट, तो वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा, क्योंकि जूते वूते की इन सब फैक्ट्री में औरतें बहुत काम करती हैं बैग वैग बनाने की, मैं नहीं समझे। तो इससे लेदर का हमें $100 बिलियन का जो मार्केट का एक्सेस है वो प्रोवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सर्विसेज सेक्टर की। सर्विसेज सेक्टर में हमने कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी फ्रेमवर्क साइन किया, मतलब आना जाना इतना इजी हो जाएगा इंडिया के यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में कि चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हमारे प्रोफेशनल्स हों, चाहे शॉर्ट टर्म कोई जा रहा है, लॉन्ग टर्म जा रहा है, तो वो डायरेक्शन में ट्रैवल पॉसिबल हो पाएगा। टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, चाहे बिजनेस पर्पज से हो, है ना। बिजनेस विजिटर हों, इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरीज हों, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हों, और वर्किंग राइट्स इंप्रूव होंगे, है ना। मेडिसिन प्रैक्टिशनर, चाहे डॉक्टर पढ़ने जा रहे हैं, उधर वाले यहाँ प्रैक्टिस करने आ रहे हैं, वो आराम से जा पाएंगे। प्रोफेशनल सर्विस हो गई, कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस हो गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, ये सारे लोग आपस में जा पाएंगे। प्लस स्टूडेंट मोबिलिटी ईजी हो जाएगी। तो सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा हमने वो साइन किया गया है। प्लस हमने एआई से रिलेटेड न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें साइन की है। हम लोग इंडिया EU FTA बूस्ट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लीन टेक्नोलॉजी एंड सेमीकंडक्टर सेक्टर। हम अभी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में नेसेंट स्टेज में हैं। ऑलराइट, बच्चे हैं अभी हम। तो जब हम यूरोपियन यूनियन से FTA साइन हो गया है, तो हमारा ये बच्चा अब युवा बन जाएगा, है ना, फिर अडल्ट होगा, और उसके बाद अपन लोग मास्टर हो जाएंगे इस फील्ड में। तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। प्लस जो टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, और हम लोगों को ना मोस्ट फेवर नेशन का एश्योरेंस दिया गया है। तो वैसे तो WTO के अंतर्गत ये सभी को दिया जाता है, हर एक कंट्री को देना पड़ता है, बट इसको विड्रॉ भी कर लेते हैं, है ना। तो जैसे हमने पाकिस्तान से विड्रॉ किया हुआ है अभी इसमें, पाकिस्तान ने तो हमसे बहुत पहले कर लिया था, तो हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इससे। प्लस फाइनेंशियल, टेक्निकल, MSME को मतलब जो CBAM है ना, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसमें इंडिया को बहुत हेल्प मिलेगी। जो USA की लाइन पर हमको इंडिया को कंसेशंस दिए जाएंगे इसमें। ऑलराइट, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लस ग्रीन MSME प्रमोट की जाएंगी, ग्रीन का इन द सेंस डीकार्बनाइजेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी हमारे MSME सेक्टर को, है ना। और जो लोअर कंप्लाइंस कॉस्ट है उसमें भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। तो इस तरह की सारी चीज़ें की जाएंगी। जो स्ट्रॉन्ग IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पेटेंट राइट्स होते हैं, उसमें हमको सपोर्ट दी जाएगी। ऑलराइट, जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसकी एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी और उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज को लोग चुरा चुरा के नहीं ले जाएंगे, है ना। प्लस ये देखो, इंजीनियरिंग गुड्स की बात कर लेते हैं। इंजीनियरिंग एज, इंडिया के जो 300 बिलियन के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स का एम्बिशन है, उसको हेल्प मिल जाएगी इससे। तो देखो यूरोपियन यूनियन का मैंने आपको बताया ना, ये $2 ट्रिलियन के इंजीनियरिंग गुड्स परचेज करते हैं बाहर से। अब अंदाज़ा लगा लो, हमारी $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और ये $2 ट्रिलियन के केवल इंजीनियरिंग गुड्स परचेज कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ के कुछ ना कुछ तो इंजीनियरिंग गुड्स यहाँ पे जाएंगे। अब हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब इंजीनियरिंग गुड्स को बनाएगा कौन भाई, MSME वगैरह ही तो बनाएंगे, तो उनको मैन्युफैक्चरिंग पुश भी मिलेगा, है ना। एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखें तो हमारा जो मराइन सेक्टर है एग्रीकल्चर का, ये मराइन का बात करेंगे, तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए, इनको मार्केट मिलने वाला है। घी, ड्राइड ऑनियन, और पता नहीं क्या क्या, स्वीट कॉर्न, पोल्ट्री, फ्रूट्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, हम सब कुछ बेच पाएंगे। और बेसिकली कोर्स सीरियल हम ज़्यादा बेच पाएंगे, ठीक है। ज्वार बाजरा हो गया, क्योंकि ये हेल्दी सीरियल्स में इनका नाम आता है। प्लस ये मराइन प्रोडक्ट्स खरीदते हैं $50 बिलियन के हर साल। तो इंडिया हमारा देखो, आंध्र प्रदेश है 80% ऑफ हमारा श्रिम्प बनाता है,
SHRIMP, श्रिम्प प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। और ये 40% हम लोग जो यूएसए है 40% श्रिम्प इंडिया से परचेज करता है। मतलब जो टोटल श्रिम्प प्रोडक्ट परचेज करते हैं यूएसए वाले 40% इंडिया से आता है। तो अगर उन्होंने हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया 50%, तो हमारा मतलब 80% जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो सफ़र करता है उसकी वजह से, यूएसए की वजह से। तो अब चूंकि उधर से हमको टैक्स लग गया 50% का, तो हम अब किसको भेज पाएंगे वो श्रिम्प? यूरोपियन यूनियन को भेज पाएंगे कि नहीं? तो जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इससे। जेम्स एंड ज्वेलरी आपको पता है गुजरात सबसे ज़्यादा हीरो पॉलिश करता है, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ये सारे लोगों को, स्टेट्स को बहुत बेनिफिट होने वाला है जेम्स एंड ज्वेलरी के उसमें। और ये $80 बिलियन का मार्केट है इनका, $80 बिलियन के जेम्स एंड ज्वेलरी हर साल परचेज करते हैं। तो इंडिया को बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। फार्मास्यूटिकल मेडिसिन में $570 बिलियन के दवाइयाँ और मेडिकल इक्विपमेंट से परचेज करते हैं। तो ये ग्रेट पुश देगा मेड इन इंडिया मेडिकल डिवाइसेस को, है ना। जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स हब हैं मेडिकल के फील्ड में, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनको बहुत बेनिफिट होने वाला है इससे। केमिकल सेक्टर्स में आपको बता चुका हूँ $500 बिलियन का ये केमिकल का मार्केट है, $500 बिलियन हो गए ये। तो ये लोग केमिकल खरीद लेते हैं $500 बिलियन के। तो हमारे 97.5% जो इंडिया के केमिकल्स हैं उनको फ्री एक्सेस वहाँ पे मिला जाएगा, ड्यूटी फ्री एक्सेस, मतलब 0% टैक्स लगेगा। आप अंदाज़ा लगा लो। तो बहुत ज़्यादा हमको एक एडवांटेज मिलने वाला है इस फील्ड में भी, राइट। तो सारे स्टेट्स को इसमें बेनिफिट होगा। और भी बहुत सारे आउटकम्स हुए हैं। 2030 के लिए हमने जॉइंट इंडिया एंड यूरोपियन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा साइन किया है। स्ट्रेटेजिक मतलब सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी हम लोग बात करेंगे एक दूसरे से। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो हो ही रहा है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सील हमने साइन किया, प्लस एनडीए में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और डिजास्टर मैनेजमेंट पे हम लोग साइन करेंगे। डेनमार्क के साथ मिलकर हम लोग जो ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाया करते थे, ग्रीन हाइड्रोजन पे काम चलता था, तो उसको और मतलब टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, है ना। साइंटिफिक टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन है। जो यूरोपियन यूनियन का जो होराइजन यूरोप प्रोग्राम है, जिसमें हम क्लीन इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं, यूरोप वाले बेसिकली हम लोग नहीं, तो इंडिया को इसमें एंट्री मिल सकती है ना। तो ऐसा कुछ एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो मतलब जैसे वो लोग अपनी इंडस्ट्रीज़ को क्लीन सेटअप कर रहे हैं, तो हम हो सकता है कि हमें और क्लीन टेक्नोलॉजी मिल जाए और हम अपनी क्लीन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर पाएँ यहाँ पे भी। स्किल वुमेन और यूथ के लिए बहुत ज़्यादा काम होंगे, सोलर बेस्ड सोल्यूशन, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पे। ये मतलब जितना आप कहो उतना कम है। तो ये सारी बड़ी बड़ी बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। प्लस अखबार में क्या क्या आया है ये हम देख लेते हैं। ये अखबार कह रहा है कि मदर ऑफ ऑल डील है, एक माइलस्टोन हो गया है दोनों उनके बीच में। तो इंडिया के 1.4 बिलियन लोग और यूरोपियन यूनियन के 600 मिलियन लोग, है ना। तो हम 2 बिलियन पीपल की ये मार्केट है ना। तो बहुत बड़ी मार्केट है। समझ लो 200 करोड़ लोग सामान बेचेंगे, खरीदेंगे। और इससे फ़ायदा क्या हुआ है, इंडिया के तो 99.5% जो एक्सपोर्ट हम करते हैं यूरोप को, वो हमारे ड्यूटी फ्री हो गए हैं। और हमने यूरोप के कितने को किया है, 97% को किया है ना। तो हमको बेनिफिट है बेसिकली। हमने तो अपने 99.5% फ्री करवा लिए, उनके हमने 97% ही किए हैं। समझ पा रहे हो? इट्स अ ह्यूज विन। प्लस देखा जाए तो इतना टाइम क्यों लगा इसको साइन होने में, तो देखो मर्कोसर, MERCOSUR, मर्कोसर एक ग्रुप है कंट्रीज़ का जो साउथ अमेरिका के हैं। इसके साथ ये लोग सन 2000 से ट्रेड डील की बात कर रहे थे, यूरोपियन यूनियन वाले। ये लोग ट्रेड डील साइन कब कर पाए, 2024 में आके। तो इनको कितने साल लगे, 24 साल लग गए। हम 2007 से हमारी ट्रेड डील की बात चल रही है और हमको कितना साल लगा है, 19 साल लगा है। एक सेकंड देना। तो हमने तो 19 साल में ही साइन कर लिया है। तो एक तरह से ये इसको बढ़िया बताया गया है कि चलो ठीक है। इतना टाइम इनको क्यों लगा साइन करने में, तो मेन इश्यू था यूएसए का। यूएसए प्लस यूरोप मिलके ये इनका ग्लोबल डोमिनेंस था भाई। ये अपना जूता चलाते थे पूरी दुनिया में, है ना। यूएसए ने कह दिया तो यूरोप वाले मान लेते थे, यूरोप वालों ने कह दिया तो यूएसए वाले मान लेते थे, है ना। तो इनको ट्रेड डील करने की ज़रूरत ही नहीं थी, कुछ आपस में ही खेलते रहते थे। तो ये सारी चीज़ें अब तक चलती रहीं। लेकिन अभी रिसेंटली क्या चेंज हो गया है, तो वो देखते हैं। चाइना और यूएसए की आपस में लड़ाई हो रही है, तो बेमतलब में यूरोपियन यूनियन को ये लोग घसीट लेते हैं यूएसए वाले। क्लियर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यूएसए का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बन गए, तो इन्होंने मतलब ये थ्रेटन करते रहते हैं तुम पे टैरिफ, तुम पे टैरिफ। तो इन्होंने इनकी चूहे बिल्ली की आपस की लड़ाई में ट्रंप का जो ईगो था उसने सारी कंट्रीज़ को यूएसए के अगेंस्ट पुश किया है। तो सारे लोग कन्वर्ज हो रहे हैं एक एक और एक्सेस खड़ा करने में कि हम लोग यूएसए के पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हमको अपना भाई डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा। तो सारे लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इसीलिए भी हमने ये ट्रेड डील जल्दी साइन कर पाया है। प्लस इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगे ही हुए हैं। यूरोप को भी तो ये थ्रेटन करते रहते हैं। ग्रीनलैंड को ही लेकर मैंने आपको बताया 25% टैरिफ से थ्रेटन किया था, है ना। प्लस एक की ड्राइवर इमर्ज हुआ है चाइना के नाम पे। चाइना एक ग्लोबल थ्रेट बनता जा रहा है। तो यूरोपियन यूनियन वाले चाइना की ग्लोबल डोमिनेंस को भी कम करना चाहते थे। मैंने आपको बताया था $2 ट्रिलियन का तो ट्रेड सरप्लस रहा है। किसका? चाइना का। पिछले साल में $2 ट्रिलियन, इट्स ह्यूज। ओके, तो इस डोमिनेंस को हमें कम करना है, यूरोपियन यूनियन को भी इसको कम करना है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। एक तो किस किस का हो गया, ट्रंप फैक्टर हो गया, चाइना फैक्टर हो गया, ऑलराइट। ये 2 मेन फैक्टर थे जिन्होंने हमको पुश किया है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है, ये देखो।
क्या गेन किया हमने, क्या हमने खोया, उसकी लिस्ट दे रखी है। इंडिया ने देखो सब पे 0% हमारा हो गया है भाई, चाहे मराइन सेक्टर हो, चाहे केमिकल हो, लेदर, फुटवियर हो, टेक्सटाइल, बेस मेटल, जेम्स एंड ज्वेलरी, एयरक्राफ्ट, फर्नीचर, टॉय वगैरह, ये सब पे 0%। लेकिन यूरोपियन यूनियन के लिए हमने अपनी मार्केट्स के लिए ओपन किया है, तो हम टैक्स अभी भी लगाएंगे। देखो मोटर व्हीकल्स पे हम इनकी पे 110% टैक्स लगाते थे, अब हम 10% टैक्स लगाएंगे। कितनी, मतलब 2.5 लाख गाड़ी अगर ये हमको बेचना चाहते हैं, 2.5 लाख गाड़ियाँ, तो हम इन पर 10% टैक्स लगाएंगे। अब 2.5 लाख के बाद अगर एक गाड़ी भी परचेज की ना, तो हम इन पर जितना चाहें उतना टैक्स लगा सकते हैं, नहीं समझे? तो इतना हमने वो रखा हुआ है। वाइन पे 150% लगता था भाई, तो सस्ती हो जाएगी, 20-30% ही लगेगा। स्प्रिट्स पे 150% लगता था, 40% लगेगा। बियर 110% से 50% लगेगा, तो थोड़ी बियर सस्ती हो जाएगी, लोग पी सकते हैं अंग्रेजी। ऑलिव ऑयल 0% कर दिया है। कीवीज एंड पियर्स ये वहाँ पे सस्ते होते हैं, तो 10% कर दिया है। और बाकी की चीज़ों पे हमने 0% कर दिया। तो समझ रहे हो? तो मैंने आपको बताया था ना, हमारे तो 99.5% जीरो हो गए हैं, इनके हमने 97% ही जीरो किए हैं। बाकी का ये जो 3% है ना, इन पर अपन लोग अभी भी लगा रहे हैं। और ये जो ट्रेड डील है वो अर्ली नेक्स्ट ईयर, मतलब जनवरी नेक्स्ट ईयर में जाके 2027 में जाके इफेक्ट में आ पाएगी, ठीक है कि नहीं? अभी तो यूरोपियन यूनियन वाले जाके अपने यहाँ इसको रेटिफाई करवाएंगे। ओके। प्लस लीगल स्क्रबिंग, भाई लीगली चेक किया जाता है एक एक उसको आर्टिकल को पढ़ पढ़ के, तो उसमें भी 4-5 महीने लग जाएंगे, है ना। प्लस इसमें ये भी बात की गई, मैंने बताया था ना, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो टैक्स लगाने की बात की गई थी यूरोपियन यूनियन ने, तो यूएसए की ही लाइन पर हमको छूट दी जाएगी उसमें। प्लस ये वाइन्स वगैरह का मैंने बता दिया, मोबिलिटी पैक्ट का मैंने बता दिया है। और सटल शिफ्ट, देखो ये गाजा पीस बोर्ड और यूक्रेन रशिया की बात तो मैंने आपको बता दी थी। तो दोनों ने एक बात करी है, इन्होंने बोला है, इंडिया वालों ने, यूरोपियन यूनियन वालों ने जॉइंट स्टेटमेंट, कि हम इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे अटल खड़े रहेंगे, चाहे वो गाजा का इश्यू हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन का इश्यू हो। तो इसमें हम थोड़ा सा रशिया के अगेंस्ट गए हैं, बट उसमें भी हमने कोई रशिया के खिलाफ हमने कोई बात नहीं की है। हमने यही बोला है कि भाई इसमें डायलॉग एंड डिप्लोमेसी ही होनी चाहिए और यूनाइटेड नेशंस के सारे लॉज फॉलो होने चाहिए। इतनी बात यहाँ रही। गाजा पीस बोर्ड की बात की गई है, तो एक यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास किया गया था, उसको इंडोर्स किया गया है कि उसको हम पीस बोर्ड का सहयोग करते हैं, लेकिन अपन लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। ना तो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करेगा, ना इंडिया, दोनों में से कोई ज्वाइन नहीं करेगा अभी तक के लिए, ऐसी न्यूज़ आई है ना। तो इसको देखा जाएगा। प्लस ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारी कंट्रीज़ हैं, इसमें ये भी आता है सिप्रस, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। ऑलराइट, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस फिगर टू यू, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील, आई हैव एक्सप्लेन दिस। और जो भाई ये CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ये तो रोएंगे ही भाई कि ये कैपिटलिस्ट लोगों ने ट्रेड कर ली, हम तो कम्युनिस्ट हैं और हम तो जन्म जाति इसके विरुद्ध हैं, तो इन्होंने स्लैम कर दिया है। प्लस मेड इन इंडिया को बहुत ज़्यादा पुश मिलने वाला है, मेड इन यूरोप को भी पुश मिलने वाला है इससे, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब कल से इसमें क्रिटिक स्टार्ट होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।